शब्बीर ने जैकबाबाद में वट्टे सट्टे की शादी का एक ऐसा तनाजा देखा है जिसमें बात थाने कचहरी तक पहुंच गई थी। आप भी देखिए। शब्बीर ने एक दिन देखा कि हव्वा नामी औरत ज़ारों कतार रो रही थी और उसका भाई उस पर जानवरों की तरह धाड़ रहा था। अरे अपना घर तो बर्बाद कर दिया, अब मेरा घर बर्बाद कर ले। यहाँ चली आई। भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? बंद कर अपनी ये बकबक। आंसू मत बहा यहाँ बैठ के। किसने कहा था तुझे कि अपनी सास के साथ जबान चला? मैंने कौन सी जबान चलाई है? घर का सारा काम करती हूँ, बस जरा सीधे आँख क्या लग गई, मुझे उठा के कह रही है सर की मालिश कर दो। यही तो कहा था अम्मा, मैं अभी सोई हूँ। शोर करना शुरू हो गई और आपकी बीवी वो भी अपनी अम्मा की साइड ले रही थी। मेरी तो जिंदगी हराम कर दी आप लोगों ने। अरे अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुझे, शादी से पहले कितना घर का काम करती थी तू। अरे गज भर की जबान थी तेरी। अब कान खोलकर मेरी एक बात सुन, शराफत से अपने शौहर के घर जा और मेरी बीवी को यहाँ भेज। जहन्नुम कर दी है मेरी जिंदगी तूने। मैं क्यों उसको लेकर आऊँ यहाँ पर? ये आप दोनों का आपस का मामला है और मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं यहीं पर रहूंगी, भले मर जाऊं। हव्वा का भाई गुस्से के आलम में पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया और हव्वा दोबारा आंसुओं में डूब गई। जैकबाबाद के इलाके करीम महल्ला की रिहायशी 20 साला हव्वा की मेहरान नामी शख्स से वट्टे सट्टे पर शादी हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे के बाद घरेलू तनाजा इतना बड़ा कि हव्वा अपने बाप के घर आ गई थी, जिस पर हव्वा का शौहर अपनी बहन को हव्वा के घर से ले गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हव्वा और उसके भाई की बीवी गांव में एक दरख्त की ओट में मुलाकात कर रही थी। देखो, मेरा और मेरे शौहर का मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। तुम अपना घर बर्बाद मत करो, तुम घर चली जाओ। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाऊं? मेरा भाई जाने देगा मुझे वापस? बोलो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो, मैं फिर से समझा रही हूँ कि सुलह कर लो तुम। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारा भाई जंगली जानवर है, पता नहीं किस खानदान से ताल्लुक रखता है। अरे ओ, तुम होती कौन हो मेरे खानदान को बुरा कहने वाली? खबरदार, अगर मेरे खानदान के लिए एक लफ्ज भी और कहा तो अपने खानदान को देखा है कभी तुमने? जाओ, चली जाओ यहाँ से। खुद ही नाक रगड़ती हुई वापस आओगी यहाँ पर। जाओ। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। और हाँ, अपने भाई से भी कह देना, मुझे भी नहीं रहना उसके साथ अब। शदीद तनाव के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते पर वापस चली गईं। हव्वा तेजी से घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसे उसका शौहर टकरा गया। तू क्या कर रही है यहाँ पे? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। सब समझता हूँ मैं कि तू मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही है। क्यों? बता क्यों कर रही हूँ? बेघर है तो तू, तेरा खानदान भी। और हाँ, जिस लड़के के साथ तेरा चक्कर चल रहा है ना, सब जानता हूँ मैं। लगा और इल्जाम लगा। शर्म तो तुझे नहीं आ रही होगी? ऐसे इल्जाम लगाता रहा ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, पर तेरे पास नहीं आऊंगी। आई बड़ी जहर खाने वाली। हव्वा शौहर को बुरी तरह झड़क कर आगे बढ़ गई और उसका शौहर भी पांव पटकता हुआ अपने घर पहुंचा, जहां उसकी माँ और बहन आपस में बातें कर रही थी। ले भाई, तूने कुछ सुना? आज तेरी छोरी आई थी, पता है तेरी बहन को क्या बोल के गई है? हम लोग नीच खानदान के हैं। हाँ माँ, मिली थी वो, मना कर दिया मैंने उसको, लेकिन तू मानने वाली नहीं थी। लानत है वट्टा सट्टा। और उसको देख, दिल ही दिल में मुझे कोस रही होगी। एक बात कान खोलकर सुन ले तू, जब तक हव्वा यहाँ शराफत से नहीं आ जाती, मैं तुझे शौहर के पास जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा मरे जा रही हूँ वहाँ जाने के लिए? हव्वा की भाभी सब गुस्से के आलम में बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गई। खुदा करे मुझे मौत ही आ जाए, जान छूट जाए मेरी रोज रोज की जिग जिग से। देख रही हो? इस वाकये के बाद शब्बीर ने देखा कि हव्वा का भाई अपनी बीवी को फोन मिला रहा था, लेकिन हव्वा की भाभी फोन नहीं उठा रही थी। हव्वा के भाई ने कुछ देर के बाद दोबारा फोन किया तो उसकी बीवी ने उठा लिया। हव्वा के भाई ने अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की। हेलो। हेलो। अच्छा देख, मेरी बात सुन। अच्छा तो खुद बता कि हमारी शादी को कितने दिन? कभी हम दोनों में कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई? तो फिर हम क्यों अपना घर खराब करें किसी और के लिए? अच्छा तू बस अब नाराजगी खत्म कर और घर वापस आ जा। नहीं नहीं, मैं हरगिज वापस नहीं आ सकती, भाई मुझे जान से मार देगा। अरे तो भाई तू तो चाहती है ना आना? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारी बहन की सूरत एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी।
अरे तो बाबा मैं कौन सा उस मक्कार औरत की सूरत देखना चाहता हूँ, वो तो है ही एक नंबर की लड़ाका औरत। अच्छा अगर तू कहे तो मैं तेरे भाई से बात करूँ? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। अच्छा अच्छा तू एक काम कर, किसी दिन छुपके से घर से बाहर निकल के आ जा, मैंने ना तेरे लिए सोने की चूड़ियां लेकर। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। हाँ कोशिश कर, ठीक है ला। हवा की भाभी और उसका भाई दो खानदानों की अना की भीड़ चढ़ चुके थे। हवा का शौहर अपनी बीवी को ले जाना चाहता था, लेकिन हवा ने अपने शौहर के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि हव्वा कान से फोन लगाए हुए अपने शौहर की धमकियां सुन रही थी। देख, मैं आखिरी बार कह रहा हूं तू घर वापस आ जा, वरना वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे कोई परवाह नहीं। देखो मैं साफ साफ कह रही हूँ, अपनी चुड़ैल माँ को इस घर से निकालो अगर मुझे लेकर जाना चाहते हो, नहीं तो फिर मुझे अलग घर लेकर दो, नहीं तो फिर भूल जाओ। देख, तू बाज नहीं आएगी। तू डायन है, डायन, जो अपने घर को भी तबाह कर देती है और दूसरे के घर को भी। अभी फोन पर बात हो रही थी कि दूर बैठा हुआ हवा का भाई मामले की नजाकत समझ गया और अपनी जगह से उठा और बहन के हाथ से फोन छीनकर अपने बहनोई पर बरस पड़ा। देख भाई, बहुत लिहाज कर लिया मैंने तुम लोगों का, लेकिन अब तो तुम लोगों ने हद ही कर दी है। हद तो की है तुम लोगों ने। अपनी बहन से पूछो कितनी बदतमीज है वो। हाँ तेरी बहन तो बहुत फरिश्ता है ना। माफ करना, मुझे अब पता चला कि तुम लोग कितने नीच खानदान से हो। नीच होगा तू और तेरा खानदान। अगर मर्द का बच्चा है तो आजा चौक पे, मैं आ रहा हूं बाहर, तुझे बताता हूं नीच कहते किसे हैं। आता हूँ चौक पे, क्या कर लेगा तू, देखता हूँ मैं। हव्वा के भाई ने गुस्से में फोन पटक दिया और तेजी से घर से निकलने लगा तो हव्वा ने अपने भाई को रोकने की कोशिश की, मगर हव्वा का भाई हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गया और हव्वा सर पकड़कर बैठ गई। हव्वा का भाई चौक पर पहुंचा तो वहां उसका साला मौजूद नहीं था, अलबत्ता कुछ देहाती पंचायत जमाए बैठे थे। हव्वा के भाई के तेवर देखे तो एक देहाती ने उसे मुखातिब किया। इतने परेशान क्यों? कुछ नहीं चाचा। इस दौरान हव्वा का शौहर भी वहां पहुंच गया और हव्वा के भाई की पीठ को थपथपाने लगा। तुझे बताता हूँ मैं नीच कहते किसे हैं। अबे मैं तुझे बताता हूँ नीच कौन किसे कहते। देखते देखते वो दोनों आपस में उलझने लगे। दोनों ने एक दूसरे पर हाथ उठा लिया। ये मंजर देखकर चौक पर मौजूद देहाती उठ खड़े हुए और उन्होंने दोनों के दरमियान बीच बचाव करा दिया, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए गायब हो गए। वट्टे सट्टे की शादी ने अपना रंग दिखा दिया था। मामलात मार कुटाई तक पहुंच गए थे और अब दोनों खानदानों में सुलह की उम्मीद भी बाकी नहीं बची थी। एक रात शब्बीर ने देखा कि हव्वा का शौहर अपने कुछ साथियों के साथ तेजी से हव्वा के घर की तरफ बढ़ रहा था। हव्वा के घर पहुंचने पर हव्वा के शौहर ने अपने साथियों को एक तरफ छुपने के लिए कहा और फिर खुद दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा हव्वा ने खोला तो उसके शौहर ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ मुझे, क्या लेना है यहाँ पर? देख, आखिरी बार कह रहा हूँ मेरे साथ चल। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे। हव्वा शौहर को धक्का देकर खुद अंदर चली गई और अभी वो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर ही रही थी कि हव्वा के शौहर ने साथियों को इशारा कर दिया और वो भी दरवाजे की तरफ लपकने लगे। उस रात हव्वा के शौहर ने अपने साथियों की मदद से मुबैना तौर पर अपनी बीवी को कुल्हाड़ियों की वार करके कत्ल कर दिया था और मौके से फरार हो गया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि इस अलमनाक वाक़े के बाद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। वट्टे सट्टे की शादी के इस अफसोसनाक अंजाम पर शब्बीर ने गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इस कबीह रस्म का खात्मा जरूरी है, क्योंकि इस किस्म की शादियों में जब भी कोई छोटा सा तनाजा भी पैदा होता है तो उससे एक नहीं बल्कि दो घराने तबाह हो जाते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जेलों में एक ऐसी औरत को देखा है जिसे जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क में गुजारा, और जब वो अपने शौहर और बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आई तो उसने जिंदगी का वो रूप देखा जिसका उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। रात का वक्त था। शब्बीर ने देखा कि एक पढ़ा लिखा और खुश लिबास शख्स गाड़ी चला रहा था और बराबर में उसकी बीवी बैठी हुई थी। शौहर के चेहरे पर कुछ परेशानी के तासुरात थे। उसने एक दो बार गैर इरादी तौर पर मुड़कर बीवी को देखा तो वो खिड़की से बाहर झांक रही थी और ऐसा लग रहा था
जैसे वो शौहर से बिल्कुल लाताल्लुक थी। शौहर ने कार की रफ्तार कम करके बीवी को मुखातिब किया तो बीवी ने इस तरह मुड़कर शौहर को देखा जैसे उसे शौहर का मुखातिब करना नागवार गुजरा हो। डॉक्टर साहब जी भाई, आधा रास्ता तय हो गया और आपने अब तक अपना चुप का रोजा नहीं तोड़ा। क्या नाराज है हमसे? अभी तक सो रहे हो? बीवी ने शौहर की बात का जवाब देने के बजाय मुड़कर पीछे की सीट पर सोए हुए अपने कमसिन बच्चे को हाथ बढ़ाकर छूने की कोशिश की। शौहर ने एक गहरी सांस ली और हूं करके चुप हो गया और उसकी बीवी बच्चे को जगाने की कोशिश करने लगी। उठ जाओ मेरे बेटे, तुम मेरे शहजादे बिल्कुल बाप पर गए हो। तंज सुनकर शौहर के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट फैल गई। अरे भैया छोड़ो, भी माफ भी कर दो, इतना अरसा हो गया है, अब तो माफ कर दो मुझे, छोड़ो, खत्म करो सब। छोड़ी तो रही हूँ, जो दिल करे वो करे, आपको कौन सी फिक्र है? देखकर तो चलाएं। ध्यान से ही चला रहा हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। अच्छा वो मैं सोच रहा था कि एक जमीन बिक रही है, ले लूं। मुझे क्या पता? क्या मतलब? मतलब ये कि जो दिल का लिहाज से नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता थी और पैरामेडिकल स्टाफ थी और काफी अरसे से अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ जनवरी में मुकीम थी। उज़्मा के पाकिस्तान आने से पहले उसका शौहर अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान आ गया था और उस दिन उज़्मा अपने बेटे के साथ पाकिस्तान पहुंची थी, जिसे उसके शौहर ने खारिया में उसके मैके छोड़ दिया था और खुद अपने घर जेलुम आ गया था। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान काफी अरसे से सर्द जंग चल रही थी। तनाज़े की असल वजह दोनों का ज्वाइंट अकाउंट था जो इन्होंने उन दोनों खुलवाया था जब इन दोनों के दरमियान प्यार का रिश्ता कायम हो चुका था। शब्बीर ने देखा कि उज़्मा का शौहर रात की तन्हाई में किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने कई बार अपनी बीवी को फोन करने के लिए उसका नंबर निकाला, लेकिन कुछ सोचकर इरादा बदल दिया। उधर शब्बीर ने देखा कि उज़्मा अपने बच्चे को थपक थपक कर सुलाते हुए कहीं माजी में गुम हो गई थी। जब उसे उसके शौहर का प्यार हासिल था, वो दोनों एक होटल में बैठे हुए थे। अच्छा क्या कह रहे थे कल आप? अरे हाँ, याद आया, मैं ये कह रहा था कि क्यों ना हम अपना ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें। तो कोई बुरा भी नहीं, अच्छी बात है, और अल्लाह का दिया हुआ अच्छी आमदनी है, अच्छा कमा रहे हैं। अगर फ्यूचर के लिए सेव करेंगे तो अच्छा, बच्चों के लिए जायदाद ले सकते हैं हम। यू आर राइट, ठीक कह रही हो तुम। एक काम करते हैं, कल सुबह ही चलते हैं दोनों। चलते हैं, पर मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या हो गया? अभी रास्ते में कौन मिला था? गजरे वाला था। आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें गजरे बहुत पसंद है, मैं लाना भूल गया। अच्छा मैं लेकर आता हूँ। अच्छा जी, आप छोड़े। वो तो कहते हैं लोग कि अगर हस्बैंड से शिकायत की जाए तो मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए मैंने कर दी शिकायत। अरे भाई, हम तो आपकी मोहब्बत में पहले ही डरे हुए हैं। जुमला ठीक कीजिए, तुम्हारी भी मोहब्बत में। क्या मतलब? मतलब ये कि कल जिस तरह फायजा तुमसे फ्री हो रही थी ना, तुम्हारी तो पता नहीं क्या हालत थी। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी ने 2 घड़ी मुझसे हंस के बात कर ली तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे अच्छा लगने लगा। खैर छोड़ो,
खाना ऑर्डर करते हैं। वेटर। उस्मा ने इशारे से बैरे को खाने का मेन्यू समझाया। बैरा सर हिलाता हुआ चला गया और वो दोनों मोहब्बत आमेज अंदाज में मुस्कुराते रहे। बीवी के दिल में शक का बीज पड़ चुका था और आहिस्ता आहिस्ता नाशाकी का पौधा बढ़कर तनावर दरख्त बन गया था। बीवी का ख्याल था कि किसी दिन उसका शौहर किसी दूसरी औरत को अपना लेगा और उस्मा की जमा पूंजी पर कब्जा करके उसे दूध में से मक्खी की तरह घर से निकाल देगा। उस्मा का बेटा गहरी नींद सो गया और उस्मा भी अपने ख्यालों की दुनिया से निकल आई और फिर लाइट बंद करके अपने बेटे के साथ ही सो गई। उधर दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि उस्मा का शौहर अपने एक दोस्त के साथ बैठा गपशप कर रहा था। अच्छा ये तो बता, तेरे बीवी बच्चे कैसे हैं? ठीक है यार, बस 2-4 दिन रहूंगा और फिर वापस जर्मनी चला जाऊंगा। 2-4 दिन? खैरियत तो है? क्या कोई भाभी से लड़ाई वड़ाई हो गई है? ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस अब वो पहले जैसी नहीं रही। अबे ये तो हर घर की कहानी है यार। क्या हो गया ये बता, बात क्या है? होना क्या है यार, इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अबे ये तो हर घर की कहानी है यार। क्या हो गया ये बता, बात क्या है? होना क्या है यार, ये बराबर वाला प्लॉट है ना, ये साहब बेच रहे हैं। पार्टी से मेरी बात हुई थी, मैंने बेगम से जिक्र किया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो तू खरीद ले यार। तुझे पता नहीं है, हमारा ज्वाइंट अकाउंट है, साइन नहीं करेगी वो। तो भाई तेरी भी तो चालबाजियां है ना दोस्त। जब एतमाद खत्म हो जाए ना, सब कुछ तबाह हो जाता है। और फिर तुझे इधर उधर मुंह मारने की जरूरत क्या है? देख, तुझे अच्छी खासी पढ़ी लिखी डॉक्टर बीवी मिली है, अनपढ़ नहीं है वो, सब समझती है तेरी हरकतें। उसको बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तो दोस्त मेरा या उसका? उसी की तरफदारी किए जा रहा है। अबे देख, दोस्त तो मैं तेरा ही हूँ। अच्छा चल एक काम कर, मैं तेरी दावत करता हूँ, तू अपनी बीवी को साथ ले गई। मैं कोशिश करूंगा उसको समझाने की और इंशाल्लाह समझा दूंगा उसको। मैं भी कोशिश करूंगा उसे लाने की, अगर आ गई तो। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने एक अजीब और गरीब, दिल दहला देने वाला मंजर देखा। शब्बीर ने देखा कि उस्मा के शौहर की गाड़ी एक अस्पताल के अंदर खड़ी थी और अस्पताल का अमला उस्मा को स्ट्रेचर पर डालकर तेजी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ रहा था और उस्मा का शौहर भी उनके पीछे पीछे था। स्ट्रेचर को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया तो डॉक्टर ने मरीज को देखने से पहले उस्मा के शौहर से सवालात करने शुरू कर दिए। क्या हुआ, कौन है ये? मेरी वाइफ है, सीढ़ियों से उतर रही थी, गिर गई। देखने क्या हुआ है? डॉक्टर ने चादर हटाकर देखा तो उसके माथे पर तशवीश की लकीरें उभर आई। I'm sorry, आपने लाने में बहुत देर कर दी। ये इस दुनिया में अब नहीं रही। ये क्या कह रहे हैं आप? हौसला रखें आप। डॉक्टर ने इस दौरान किसी को फोन मिलाया तो चंद लम्हों के बाद 2 पुलिस एहलकार वहां आ गए और उस्मा का शौहर उनका मुंह देखता रह गया। उस्मा को किसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ था कि उस्मा ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया था या फिर शौहर ने तैश में आकर अपनी बीवी की जान ली थी। पुलिस ने तहकीकात की तो उस्मा के कत्ल में उसके 8 साला बच्चे का नाम सामने आने लगा।
क्या कोई बच्चा, वो भी 8 साल का, अपनी माँ को गोली मार सकता है? इस सवाल ने शब्बीर को हैरत में डाल दिया था और फिर पुलिस ने मकतूला के शौहर के साथ उसके दोस्त को क्यों गिरफ्तार किया था? क्या मकतूला ने अपने शौहर के दोस्त के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए थे? कहानी खासी उलझी हुई थी। फिर शब्बीर को वो वाकया याद आ गया जब उज़मा के शौहर के दोस्त ने उन्हें दावत में बुलाया हुआ था। कमाल है साहब, इतनी खूबसूरत बीवी को लिफ्ट नहीं है, पता नहीं कहाँ चक्कर चलाए फिर रहा है। आप कुछ भी कहें, मुझे गुस्सा नहीं आता और आपका प्लान तो फेल। और बताइए आप कैसे हैं? ठीक है? दोस्त ने जोरदार कहकहा लगाया और उज़मा ने मुड़कर अपने बेटे की तरफ देखा। मामा, ये गन आपने कहाँ से ली? और ये अंकल की गन है, रख दो वापस। इसमें गोली वोली तो नहीं है? अरे आप परेशान ना हो, लॉक किया हुआ है इसको, हालात ऐसे इस वजह से इसको रखना पड़ता है। प्लीज आप उसे गन ले लें। बेटा लाओ, मुझे दो। नहीं, मैं सुपरमैन हूँ, मैं आपको गोली मारूंगा। अरे बेटा मुझे मत मारना, एक काम करो, मैं आपको टॉफी देता हूँ, मुझे पहले टॉफी दो फिर। ओके। दोस्त ने हंसते हुए मेज से टॉफियां उठाकर बच्चे को दी और पिस्तौल लेकर एक तरफ रख दिया। गुड बॉय, जल्दी जाओ अंदर। शब्बीर ने पिस्तौल, बच्चा और उसकी माँ और बाप को जिस मंजरनामे में देखा था, उज़मा के कत्ल की कहानी ने यहीं से जन्म लिया था। पुलिस ने जो कुछ बताया था वो भी समझ में आने वाली बात थी। मकतूला का शौहर आया DH की अस्पताल में इस खातून की लाश को लेकर और ये कहकर कि जी कि ये सीढ़ियों से गिर गई है, सीढ़ियों से गिरकर इसको चोट लगी है और ये कोमे में चली गई है। वहाँ पे मौजूद पुलिस अफसरान को इस पर शक पड़ा और उन्होंने कहा कि हम इसको पोस्टमार्टम के बगैर वापस नहीं जाने देंगे। जब पोस्टमार्टम किया तो उसमें रिज़ल्ट ये आया कि ये इस खातून की जो मौत है वो गोली लगने से हुई है, जैसे एकदम केस पेचीदा हो गया। इनकी शादी को कुछ काफ़ी अरसा हो गया था और पिछले कुछ अरसे से इनके दरमियान खर्चे का झगड़ा चल रहा था। ये चूँकि वहाँ जर्मनी में मुकीम थे, इसलिए वहाँ पे भी इनका झगड़ा चलता रहा था और वही झगड़ा चलते चलते वो पाकिस्तान में भी रहा। आखिरी कुछ दिनों में इनको कुछ पैसों का था, इन्होंने कहीं पे ज़मीन पे इन्वेस्ट किए हुए थे पैसे, वो इनको वापस मिले, तो उसके ऊपर भी ये झगड़ा चल रहा था। तो इस वजह से ये जो है इनका आपस में यहाँ तक बात पहुँची। इन एनी केस हमने जब फिर केस हमने बड़ी साइंटिफिक बुनियाद पे किया, क्योंकि हमारे पास कोई डायरेक्ट शवाहिद तो थे नहीं, और उसमें हमने फिर इवेंचुअली जब इनकी तफ्तीश की तो पता ये चला कि नहीं, ये केस जो है वो इसमें शहबाज खुद भी इन्वॉल्व था और इसने जो असला इस्तेमाल किया वो अपने दोस्त मलिक नवीद का, जिसके घर पे ये मौजूद थे। तो अब हमारी पुलिस की तफ्तीश ऑलमोस्ट मुकम्मल है। दोनों हमने मुल्ज़िमान को अदालत में हमने पेश भी कर दिया और अब वो जेल में जा चुके हुए हैं। अम्मा बहुत वो अच्छी थी, हम क्या हाल रखती थी और हमका बाबा बहुत गुस्से में होता था, वो हमको गालियाँ देते थे और हमको मारता भी था और वो अम्मा को भी मारता था। वो हर दिन याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। जर्मन पलट लेडी डॉक्टर के शौहर और शौहर के दोस्त को जेल भेजा जा चुका है, मगर शब्बीर का ख्याल है कि इस कत्ल के पीछे महज ज्वाइंट अकाउंट का तनाज़ा या बीवी का शौहर के किरदार पर मुबैना शक इतने बड़े कत्ल की वजह नहीं बन सकता। यकीनन इस अफसोसनाक कहानी का कोई न कोई पहलू ऐसा जरूर है जिसे अभी सामने आना है। शब्बीर का कहना है कि इस अलमनाक वाक़े की अच्छी तरह तहकीकात की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रावलपिंडी के इलाके कलर सेदा में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसके लिए रात दिन का फर्क मिट चुका है। अपने बच्चों की कफालत के लिए जिन मराहिल से उसे गुजरना पड़ता है वो नाकाबिले बयां है। यह है एक तेजी से बूढ़ा होने वाला गरीब चौकीदार और उसकी कहानी। सख्त ठिठुरती सर्दी में शब्बीर ने देखा कि राशिद एक बंगले के गेट के आगे एक कुर्सी पर बैठा आग ताप रहा था। सर्दी इतनी शदीद थी कि राशिद ने ऊनी टोपी कान तक ढांपी हुई थी। वो बैठे बैठे थक जाता तो बंगले के सामने टहलने लगता।
राशिद टहल कर वापस आया तो उसने दीवार के साथ रखी हुई एक छोटी सी पतीली में बोतल से पानी भरा, उसमें चीनी पत्ती डाली और उसे आग पर रख दिया और चाय बनने का इंतजार करने लगा। इसी दौरान इसी इलाके का एक और चौकीदार जो नौजवान सा था, सीटी बजाता हुआ राशिद के पास आकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा सब खैरियत तो है ना? अरे वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का लाख लाख करम है। लेकिन तू कहाँ है? अब तू इधर चक्कर ही नहीं लगाता है। हाँ, चाय पिएगा? अरे चाचा चाय पीने तो आया हूँ यहाँ पर। मुझे पता है। अच्छा चाचा, सुना तेरे एरिया के हालात ठीक नहीं है, क्यों? थोड़ा ध्यान से रहा कर यहाँ पर। अरे नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं रात को जाग कर टहल कर अपनी ड्यूटी देता हूँ। यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। इसी दौरान एक कार राशिद के सामने आकर रुकी। राशिद सलूट करने के से अंदाज में खड़ा हो गया। कार का शीशा खुला और एक नौजवान लड़की ने राशिद को आवाज दी। राशिद, चाचा बात सुन। हाँ, ये बीबी जी रात को इतनी देर अकेले कैसे क्यों आती है? तुझे से क्या है? तू अपने काम से काम रखा कर। ये बीबी जी रोजाना आते जाते मेरी खैरियत मालूम करती, मेरा ख्याल करती है। अरे चाचा तू तो गुस्से ही हो गया, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, नहीं क्या कर ऐसी बात है। ये ले चाय दे रहा हूँ, हमें चाय दे रहा हूँ। ये ले चाय। नौजवान चौकीदार जल्दी जल्दी खाना खाकर चला गया और राशिद दोबारा आग के पास कुर्सी पर बैठ गया। नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो चौंक चौंक कर जाग रहा था। राशिद इंतहाई मामूली तनख्वाह पर काफी मुद्दत से चौकीदारी की नौकरी कर रहा था। पैसे ना होने की वजह से उसकी एक फूल सी बच्ची बीमार होकर मर गई थी और एक बेटा भी वैसे ही दिमागी बीमारी में मुब्तला हो गया था। उस दिन जब सुबह सवेरे राशिद ड्यूटी खत्म करके घर की तरफ पैदल जा रहा था तो उसने एक दुकान पर रुककर अपने बच्चों के लिए बिस्किट खरीदे और जब वो घर में दाखिल हुआ तो बीवी मुसल्ले से उठ रही थी। वो शौहर के पास आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। हमारे मुन्ने को क्या हो गया? अरे क्या बात है? तुम्हारी आंखों में आंसू? खैरियत तो है? बेटा सारी रात अब्बा अब्बा करता रहा और सारी रात इसको उल्टियां भी होती रही। मुझे तो बहुत बीमार लग रहा है ये। हाँ, तुम परेशान मत हो, अभी सुबह होने वाली है ना, मैं सुबह होते ही डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं देखता हूँ उसे। या अल्लाह, हाँ वाकई बहुत बुखार हो रहा है, सर्दी बहुत है। राशिद अंदर गया तो उसका मासूम सा बेटा करवट लिए सो रहा था। बाप ने बेटे के माथे पर हाथ रखा, उसे प्यार किया और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिया। जी बेटा, इसकी तबीयत ठीक कर दे अल्लाह ताला। या अल्लाह, तू ही बहुत अजीम है, तू ही पाक परवरदिगार है अल्लाह, तू ही सबका भला करता है अल्लाह। मेरे बेटी की तबीयत ठीक कर दे, मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दे अल्लाह। उस रोज जब वो बेटे को लेकर मकामी डॉक्टर के पास गया तो उसे बताया गया कि उसका बेटा पेचीदा दिमागी बीमारी में मुब्तला था, जिसके बाद इलाज के लिए कुछ रकम दरकार थी। राशिद ने हिम्मत हारने के बजाय फैसला कर लिया कि रात भर चौकीदारी के बाद दिन को भी काम करेगा। इसके हाथ में मिट्टी के बर्तनों को संवारने सजाने का हुनर था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि 60 साल मेहनत कश राशिद रात भर ड्यूटी देने के बाद बगैर नींद लिए दोपहर को अपने घर में मिट्टी के बर्तनों के गिर्द मोती लपेट रहा था। एक एक मोती परोकर जब मिट्टी के बर्तनों को सजाया जा रहा था तो शब्बीर सोच रहा था कि इस मेहनत कश की फनकारी का मुआवजा भी उसे कोई खास नहीं मिल सकेगा। लेकिन शब्बीर ने देखा कि राशिद पूरी तवज्जो के साथ अपने काम में मगन था
ताकि उसकी आमदनी में इजाफा हो सके और वो अपने बेटे का इलाज और दीगर बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कर सके। एक दिन शब्बीर ने देखा कि राशिद सुबह सवेरे थका हारा घर आया और काम शुरू करने लगा तो उसको खांसी का दौरा पड़ गया। बीवी दौड़ी दौड़ी अपने शौहर के पास आई और उसकी पीठ सहलाने लगी। अल्लाह भैया, अरे क्यों इतनी मेहनत करते हो? सारी रात वहाँ जागते हो, फिर आकर दोबारा काम में लग जाते हो। जो अल्लाह ने दिया बहुत है। अरे तुम बीमार हो गए तो हमारा और बच्चों का क्या होगा? नहीं, अल्लाह चाहेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम ना ये बताओ कि मुन्ना रात भर आराम से सोया था? हाँ, मुन्ना बिल्कुल सही है। बस मैं थोड़ा एक काम कर लूं, फिर मैं भी सो जाऊंगा। अच्छा तुम आराम कर लो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ चलो ठीक है, तुम चाय बना के ले आओ। अच्छा सुनो, वो मोती वाला थैला भी लेती है ना, ठीक है? फिर मैं इसको फिर आराम करके फिर मैं थोड़ा काम करूँ। सही है। हाँ, सुई कहाँ गई? हाँ, ये रही सुई, ये रही सुई। इसको डाल के और ये करता। हाँ, गरीब चौकीदार शदीद गुर्बत, बेटे की बीमारी और अपनी बीमारी के बावजूद हिम्मत हारने के लिए तैयार नहीं था। एक बेटी पहले ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और अब बेटे की जिंदगी का सवाल था। ये है चौकीदार अरशद, जो शदीद मेहनत मशक्कत के बावजूद इलाज मुआलजा तो दूर की बात, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी फराहम करने से भी कासिर है। बेटी की बीमारी, फिर उसकी फौतगी और उसके बाद ये बेटे की बीमारी, इसने बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया है। बाकी मुश्किलें तो आदमी काट लेता है, वक्त वही लेके आता है, अच्छा भी बुरा भी उसी की तरफ से है। हिम्मत हार जाना तो फिर बेमकसद बात है। बदतरीन गुर्बत का शिकार राशिद अपनी ही मेहनत से अपनी तकदीर बदलने की कोशिश कर रहा है। किसी न किसी तरह बेटे का इलाज भी करवा रहा है, लेकिन शब्बीर को मालूम है कि वो रोज बरोज बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा है। शब्बीर ने अरशद के हौसले और हिम्मत को सलाम किया है और सरकारी और फलाही अदारों से अपील की है कि राशिद के बेटे का इलाज और उसके बच्चों की मुनासिब तालीम का बंदोबस्त किया जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।